हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का आपके चैनल पुपेश स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। आज का टॉपिक है परिमेय संख्या, यानी हम बात करने वाले हैं आज परिमेय संख्या के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या यदि वह p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और साथ ही जो है q बराबर जीरो नहीं हो, q बराबर जीरो नहीं हो, तो इस रूप को, इस फॉर्म को ही हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि कोई भी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं हो, तो ऐसी संख्या को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो आइए इसी बात को हम परिभाषा के रूप में लिखाते हैं कि परिमेय संख्या के परिभाषा में लिखिए कि कोई भी संख्या जो p बाय क्यू, जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो। यह शर्त हो गया कि p और q जो है आपका पूर्णांक होना चाहिए, p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर जीरो नहीं हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि कोई भी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q बराबर, ये जो q है नीचे में, q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, q बराबर दे के हम काट दिए हैं, इसका मतलब होता है कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं p और q, इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। यानी भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो वही बात है यहाँ भी। परिमेय संख्या भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? भिन्न ही है। सिर्फ अंतर यह है कि भिन्न जो है बच्चे में पढ़ते थे, बच्चे का वाले क्लास में 6, 7 सब में भिन्न पढ़ते थे, और अभी जो है उसी को जो है एक नया नाम दिया गया, जैसे परिमेय संख्या आप बोलते हैं उसको। तो यानी कि समय के अनुसार जो है नाम जो है, जैसे आपका क्लास बढ़ रहा है उस हिसाब से जो है इसका नाम भी चेंज हो गया। यानी कि पहले भिन्न कहते थे, अभी क्या कह रहे हैं? परिमेय संख्या। तो यानी कि यह भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। तो यानी यहाँ भी जो है p क्या है? आपका अंश है। p क्या है? अंश है, और q जो है हर है। q क्या है? तो हर है। तो यानी p बटा q यानी अंश बटा हर। तो यहाँ परिमेय संख्या का परिभाषा है कि कोई भी संख्या हो, यदि वह p बाय q के रूप में इस तरह यदि लिखा रहे, और साथ ही p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यह शर्त है, यह कंडीशन है। यदि आप p और q दोनों पूर्णांक है और p बाय q के रूप में लिखा है, और साथ ही q बराबर जीरो नहीं हो, तब हम p बटा q को ही परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 3/2 लिए हैं। 3/2। अब बताइए 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 3/2 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि p बाय q के फॉर्म में है यह,
P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं, 3/2 यानी P बटा Q के रूप में है। P के जगह 3 है, Q के जगह 2 है, यानी P/Q के रूप में है, यानी यह जो है पहला शर्त तो लागू हो रहा है यहाँ पर। दूसरा है कि P और Q दोनों क्या होगा भाई, पूर्णांक होना चाहिए। तो अब देखिए P के बड़ा जगह पे कौन है, 3 है, तो 3 क्या है, एक पूर्णांक है। 2 भी क्या है, एक पूर्णांक है, यानी 3 और 2 दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो दूसरा शर्त भी लागू हो रहा है। उसके बाद क्या है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q के जगह पे कौन है, 2, तो यानी Q तो 0 के बराबर नहीं है, यानी यह सभी शर्त को फुलफिल कर रहा है, यानी यहाँ पर तीनों शर्त लागू हो रहे हैं। तो इसीलिए 3/2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। अब बताइए -3 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि -3 सिर्फ ऊपर में लिखा हुआ है, यानी ये तो अंश के रूप में लिखा हुआ है, हर तो दिख ही नहीं रहा है, यानी नीचे वाला नहीं दिख रहा है, क्यू का मान नहीं दिख रहा है। तो यह इसको हम कैसे कहेंगे परिमेय संख्या। देखिए चूंकि यह -3 है, तो -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, -3/1। जब 1 से किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि -3 को जब हम 1 से विभाजित करेंगे तो -3 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, -3 का -3 ही रहेगा। तो इसीलिए हम -3 को जो है 1 से क्या किए हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो इसको जब विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, -3 ही आएगा। तो अब बताइए -3 को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि कहीं पर लिखा है 1, कहीं पर क्या लिखा है 1। अब देखिए 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब 2 से 2 को विभाजित करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। देखिए 1 आ गया, यानी इसी 1 को हम 2/2 भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6/6 भी लिख सकते हैं। इसको हम 7/7 भी लिख सकते हैं। इसको √3/√3 भी लिख सकते हैं। किसको, इस 1 को। तो यानी 1 को ही देखिए लिखने का तरीका अनेक है, लिखने का तरीका अनेक है। चूंकि इसको जब कटाएंगे तो वही बात मिलेगा हमको 1 ही। तो इसीलिए यहाँ -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, कि -3 के नीचा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। चूंकि -3 को जब 1 से विभाजित करेंगे तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आ रहा है ना, -3 का -3 ही आ रहा है। तो इसीलिए हम -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -3/1। तो अब यहाँ देखिए, -3 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पर बात यदि किया जाए तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अब ऊपर जो है -3, ये क्या हो गया, आपका P का मान हो गया, और नीचे क्या है 1, ये हो गया Q का मान, हुआ कि नहीं, ये Q बराबर हो गया। तो अब बताइए P बराबर -3 पूर्णांक है कि नहीं, -3 एक पूर्णांक है। उसके बाद Q बराबर क्या है, 1 भी पूर्णांक है, यानी कि ये जो है -3 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है। और Q बराबर 0 तो नहीं है, देख ही रहे हैं आप, क्योंकि Q बराबर क्या है, यहाँ पर 1 है। तो Q जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ भी सभी शर्त लागू हो रहे हैं। इसीलिए जो है -3 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो यदि आपको सिर्फ इस तरह से दे दिया जाए कि -3 क्या है, तो कहेंगे परिमेय संख्या है। कैसे है तो आप जान गए अब, चूंकि यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्लियर है। इसी तरह यदि एक और दे दिया जाए 6, क्या है, परिमेय संख्या है, तो हाँ यह परिमेय संख्या है। इसके बाद दे दिया जाए 0, बताइए परिमेय संख्या है, 0 जो है परिमेय संख्या है या नहीं, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है तो इसको भी देखिए, क्योंकि जब 0 को हम 1 से विभाजित करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, 0। इस बात को याद रखिएगा कि जब हम 0 को किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या हो, जब 0 को किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे तो परिणाम हमेशा 0 ही मिलेगा, मात्र 1 को छोड़कर। वो कौन सा है, तो 0 को कभी 0 से विभाजित नहीं करना है। 0 को कभी 0 से विभाजित नहीं किया जाता है, यह मीनिंगलेस है। यह क्या है, मीनिंगलेस है। इस तरह से 7 जो हैं, इस तरह के 7 को होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं। मीनिंगलेस जो होते हैं कितने हैं, 7 हैं, जो कभी हम बताएंगे। एक हो गया ये 0/0, एक होता है ∞/∞, एक होता है ∞-∞, एक होता है
0/∞। इसी तरह का 7 मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ये आगे की क्लास में आपको अच्छे ढंग से पढ़ने को मिलेंगे। तो फिलहाल आप यह जानिए कि 0 को कभी 0 से विभाजित नहीं करना है, यह मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थहीन है। क्लियर है। तो इसीलिए हम क्या कहे हैं कि 0 को 0 छोड़कर यदि अदर 0 को 0 छोड़कर अदर किसी भी संख्या से विभाजित किया जाए तो परिणाम हमेशा 0 ही मिलेगा। इसीलिए हम 0 को इस तरह से लिख सकते हैं 0/1। और 0 जो है क्या है, एक पूर्णांक है। जब हम पूर्णांक बता रहे थे तो वहाँ पर समझाए थे कि पूर्णांक के 3 भाग होते हैं। 0 जो है यह ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 सिर्फ पूर्णांक है, वहाँ पर हम बताए थे। तो 0 भी एक प्रकार का क्या है, 0 भी पूर्णांक है और 1 तो पूर्णांक है ही। क्लियर है। तो यानी कि 0 जो है यह भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। इसके बाद जो है ले लेते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हो 1/1/2 लिखा है, 1/1/2 लिखा है, तो इसको क्या परिमेय संख्या कहेंगे, यह भी परिमेय संख्या है। सिर्फ यहाँ देखिए लिखने का तरीका बदल दिया है, लिखने का तरीका बदल दिया है। चूंकि जब इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 क्या होगा, 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, 3/2 होगा। बताइए 3/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसी 3/2 को इस तरह से लिख दिया है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो यानी कि ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से जो है अनंत परिमेय संख्या होते हैं। इस तरह से कितने संख्या होते हैं, तो इस तरह से अनंत परिमेय संख्या होते हैं। क्लियर है। तो अब आइए आपको हम पॉइंट वाइज लिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है इसको समझना। आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है कि परिमेय संख्या अदर, जैसे कोई भी संख्या हम पढ़ाए थे, जैसे सम संख्या हो या फिर प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, तो वहाँ सिंबल भी बताए थे कि प्राकृत संख्या को जो है n से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को w से दर्शाया जाता है। तो उसी तरह परिमेय संख्या को भी किसी लेटर से दर्शाते होंगे। अब बताइए परिमेय संख्या का अंग्रेजी नाम क्या है, रेशनल नंबर। तो इस परिमेय संख्या को तो नियम के हिसाब से जो है r से सूचित करना चाहिए, दर्शाना चाहिए, लेकिन r से नहीं दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि r जो है इससे वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या का अंग्रेजी नाम होता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। इसीलिए हम परिमेय संख्या को R से डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो फिर परिमेय संख्या को किससे डिनोट करेंगे, तो परिमेय संख्या को दर्शाने के लिए सिंबल बनाया गया है Q का, क्योंकि क्वोशेंट से लिया गया है Q। किससे लिया गया है भाई, क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट से लिया गया है Q, यानी कि परिमेय संख्या को Q द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसी बात को लिखेंगे यहाँ कि इसे, यानी परिमेय संख्या को, इसे Q द्वारा दर्शाया जाता है, इसे Q द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा सेट ऑफ परिमेय संख्या, जैसे 3/2 हो जाएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, -3 हो गया, 6/3 हो गया, यानी इस तरह से कितने अनंत संख्याएं, कितनी अनंत संख्याएं। तो इस तरह से दर्शाया रहता है, इस तरह से सूचित करते हैं परिमेय संख्या को। क्लियर है। तो ये हुआ पहला टॉपिक। अब दूसरा पॉइंट है कि परिमेय संख्या का जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी मानक रूप। तो मानक रूप बताने से पहले आपको यह समझा देते हैं कि मानक रूप कहते किसे हैं। देखिए 2 प्रकार का रूप होता है, एक होता है जनरल फॉर्म, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब हुआ सामान्य रूप और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ मानक रूप। तो जनरल फॉर्म, नाम ही है उसका जनरल, नहीं कहते ये जनरल आदमी है, यानी कि ये सभी में सम्मिलित हो जाते हैं, तो सामान्य आदमी हुआ। तो वही जनरल फॉर्म जो हुआ वह सभी के लिए सत्य है। और मानक रूप जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, वह उसका कुछ खास जो है प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है,
यानी कि यह जो मानक रूप होता है इसको प्रायः हम लोग किसी सवाल को बनाने में उपयोग में लाते हैं, या जैसे कहीं पर हम मानेंगे, जैसे कोई भी सवाल आएगा आगे जब मैथ बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ मानेंगे, जैसे माना परिमेय संख्या बराबर, माना परिमेय संख्या बराबर। तो परिमेय संख्या बराबर जब मानेंगे तो आखिर कौन सा रूप को हम मानेंगे? तो परिमेय संख्या जब भी होगा तो वह पी वाई क्यू के रूप में होगा। तो पी वाई क्यू के रूप में तो हम अनेक प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 2/3 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3 को कि 4/6। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 8/12, लिख सकते हैं कि नहीं? यह देखिए 2/3 को इस तरह लिखे, 4/6, 8/12। अभी तीनों में से कौन सा यहाँ यूज करेंगे, ये तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जो है मानक रूप बनाया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में किसको लेते हैं? तो यह जो देख रहे हैं आप 2/3, इसको मानक रूप कहेंगे। क्यों मानक रूप? इसको कैसे कहते हैं, क्यों कहेंगे इसको मानक रूप? इसे क्यों नहीं कहे मानक रूप? क्योंकि मानक रूप का मतलब है कि इसके जैसा अब दूसरा नहीं होगा, इसके जैसा दूसरा नहीं होगा। तो मानक रूप होने के लिए एक शर्त है कि P और Q, ये ऊपर वाला क्या है? P हुआ, ये ऊपर वाला क्या है? P हुआ, नीचे वाला क्या है? Q है। तो P और Q जो है वह सहआभाज्य संख्या होना चाहिए। सहआभाज्य संख्या क्या है तो हम बता चुके हैं कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जो सहआभाज्य संख्या होती है वह समूह होता है। इसमें जो है प्राकृत संख्या समूह में रहता है। तो 2 या 2 से अधिक ऐसी प्राकृत संख्याओं का समूह जिसमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड नहीं हो, तो ऐसी प्राकृत संख्याओं के समूह को ही सहआभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी कि 2/3, यह जो 2/3 है यह क्या है? एक सहआभाज्य संख्या है। 2/3 क्या है? तो 2 और 3 दोनों क्या है? सहआभाज्य संख्या है कि नहीं? 2 और 3 सहआभाज्य संख्या है, यानी कि 2/3 जो है एक सहआभाज्य संख्या है, यानी कि यह मानक रूप में है। यदि इस पर बात करते हैं 4/6, तो यह मानक रूप नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि 4/6 में जो है यह जो 4/6 है यह सहआभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 6 जो है सहआभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो आएगा क्या सब? 1, 2, 4, ये फैक्टर आएगा 4 का। जब 6 का हम फैक्टर निकालते हैं तो आता है 1, 2, 3 और 6, ये आता है इसका फैक्टर। ये धनात्मक फैक्टर लिए हैं, ऋणात्मक फैक्टर भी होता है, पर परिमेय सहआभाज्य संख्या जो है सिर्फ धनात्मक फैक्टर यानी कि धनात्मक गुणनखंड पर ही परिभाषित है, इसके लिए ही परिभाषित होता है। क्लियर है? तो 4 का देखिए गुणनखंड क्या सब आया, हाँ फैक्टर क्या सब आया? तो 1, 2, 4, और 6 का फैक्टर देखिए 1, 2, 3, 6, ये इसमें 4 है, इसमें 3 है। अब देखिए उभयनिष्ठ कितना है? इसमें भी 1 है, इधर भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी उभयनिष्ठ जो है वह 2 है। उभयनिष्ठ फैक्टर कितने हैं? तो 2 फैक्टर आ गया उभयनिष्ठ कॉमन, लेकिन सहआभाज्य होने के लिए मात्र 1 होना चाहिए। 1 का मतलब ये नहीं है कि केवल 2 होगा, केवल मान लिया जाए कहीं केवल 2 आ जाए, ये नहीं। 1 का मतलब +1 आना चाहिए, मात्र +1 ये वाला रहना चाहिए, ये मात्र ये +1 यदि रहेगा कॉमन फैक्टर, तब ही हम कह सकते हैं उस संख्याओं के समूह को सहआभाज्य संख्या। तो यहाँ जो है 1 और 2 दोनों है उभयनिष्ठ, इसीलिए 4/6 जो है मानक रूप नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो अब इसी को लिखेंगे अब दूसरा पॉइंट में, यहाँ लिखिए एरो देकर कि जब P और Q सहआभाज्य संख्या हो, सहआभाज्य संख्या हो तो P/Q को परिमेय संख्या का
परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। तो आगे जब हम √3 को जब हम सिद्ध करेंगे कि √3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ इसका बहुत ज़रूरी होगा। इसके सहायता से ही √3 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। वो कैसे तो हम बताएंगे, क्योंकि वहाँ जो है √3 को सबसे पहले मानेंगे कि अब एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसके बदले में हम p/q लिखेंगे, और जब p/q लिखेंगे तो वहाँ यही मानक रूप काम करेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जब भी हम किसी संख्या को मानते हैं तो उसका हमेशा मानक रूप ही लिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिया जाता है। तो जब हम परिमेय संख्या वहाँ मानेंगे तो वहाँ यही स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप लेंगे। तो मानक रूप लेने का मतलब हुआ कि उस p और q में मात्र एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वह +1 होगा, उसके अलावा और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि वहाँ जो है +1 के अलावा और भी कोई संख्या जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में आता है, जिस कारण हम अंत में कहते हैं कि यहाँ जो है एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिस कारण से यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय है। इस तरह से सिद्ध कर देते हैं। तो इसी मानक रूप के सहायता से वहाँ सिद्ध करते हैं। तो यदि आपको यह बात, ये पॉइंट याद रहेंगे तो आपको जो है सिद्ध करने में कोई समस्या नहीं होगा, आप आसानी से जो है उसको समझ जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि जब p और q सहअभाज्य संख्या हो तो p/q को परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। और हम बता चुके हैं अभी कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, कि सहअभाज्य का मतलब है कि p और q में मात्र एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। जैसे इसमें भी लिख लीजिए, जैसे 2/3 क्या है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है। जैसे 5/4 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। जैसे 3/7 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। जैसे 9/2 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो इस तरह का जो है ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ देखिए यह जो है 9 और 2 सहअभाज्य संख्या है, 3 7 सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 9 और 2 में जो है एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। इसीलिए जो है ये सारे के सारे मानक रूप कहलाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएंगे। क्लियर है? तो अब हम तीसरा पॉइंट लिखाने वाले हैं, अब उस पर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाना पड़ेगा। ले परिमेय संख्या का थिल मिटा देना। हाँ, तो 2 पॉइंट लिखा दिए थे। अब हम तीसरा पॉइंट पे बात करेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है। कि तीसरा पॉइंट है कि जब हम 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे या उसका गुणनफल निकालेंगे, या एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से विभाजित करेंगे, तो रिजल्ट जो आएगा, परिणाम, वह क्या होगा, परिमेय होगा कि और कुछ होगा। अब इसी के बारे में हम लिखाएंगे। तो देखिए, जब हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और या फिर घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग देते हैं, तो हमेशा योगफल, गुणनफल, अंतर और जो भागफल होता है वह एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यह जो है, इसी बात को अब लिखाएंगे तीसरे पॉइंट में। लिखिए एरो देकर कि जब 2 परिमेय संख्याओं को, जब 2 परिमेय संख्याओं को, या फिर इस तरह से लिखिए कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, जब हटा दीजिए, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुना और भाग, गुना और भाग करने पर, गुना और भाग करने पर
हमेशा हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर गुना करेंगे या भाग करेंगे, यानी एक परिमेय संख्या को दूसरे से विभाजित करते हैं, तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा, वह भी एक परिमेय संख्या होती है। यह जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएंगे। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे दो परिमेय संख्या लिए हम, 1/2 लिए, इसके साथ जो है 3 को जोड़ते हैं। 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो भिन्न का जोड़ वाली बात है। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा, 1 गुना 1, ये हो गया 1 जोड़ 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। तो 2 से इसको गुना करेंगे, 2 तिया 6, कितना आ गया 6 1 7/2। तो 7/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ देख सकते हैं कि दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। उसके बाद जब हम दो परिमेय संख्या को घटाएंगे, 3/2 में मान लेते हैं 1/2 को घटा देते हैं। 3/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या है। जब इसको घटाएंगे, इसका जब अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। और फिर यहाँ देखिए 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, एक बार में लगेगा, 1 गुना 3 3 हो गया, यहाँ इधर -1, तो कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2/2, यानी इस कट के कितना देगा 1, तो 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। इसी तरह जब दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे, 1/2 गुना 3/4 करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है, क्या आएगा। तो गुना का रूल क्या है, गुना का रूल है कि अंश को अंश से गुना करना है, हर को हर से गुना करना है। तो अंश किसको कहते हैं, तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अब ये देखिए, ये ऊपर से ऊपर गुना होगा अंश और अंश में, तो 3 गुना 1 क्या आ जाएगा 3 बटे हर वाले को हर के साथ गुना करना है, यानी कि हर में यहाँ 2 है और यहाँ हर में 4 है, तो 2 को 4 के साथ गुना करना है, तो 2 चौका 8, 3/8 आया। तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। क्लियर है। तो अब है कि दो परिमेय संख्या का जो है भाग क्या होगा, यानी जब एक परिमेय संख्या को दूसरे से विभाजित करेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं इसी को 1/2 को जो है डिवाइड करना है, यानी भागा देना है किससे, 3/4 से, 3/4 से। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2/3/4। कभी कभी ऐसा भी होता है या फिर ऐसे भी लिखा रहता है। क्लियर है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। तो जब एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से विभाजित करेंगे तो इसका नियम है, इसका रूल क्या है, ये जो ऊपर है 1/2 इसको रहने देंगे, ठीक है। और ये नीचे वाले जो है 3/4 इसको जो है यहाँ गुना के रूप में लाएंगे। जब गुना के रूप में लाएंगे तो ये 3/4 है, ये पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यानी कि जब किसी भी परिमेय संख्या को अन्य परिमेय संख्या से विभाजित करेंगे तो उसको इस तरह गुना के फॉर्म में लाना है और नीचे वाले को पलट देंगे। नीचे 4 था तो अब नीचे 3 आ जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाले को पलट दिए यहाँ पर। अब इसको कटा देना है, 2 दूना 4। अब फिर वही रूल, अंश को अंश से हर को हर से गुना करना है, तो 4 गुना 1 हो गया 4/3 गुना 1 3, तो 4/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओ यहाँ पे कितना होगा, 2 दूना 4 2 होगा ना, तो यहाँ क्या हो गया आपका 2/3। तो 2/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुना करें या फिर विभाजित करें, तो हमेशा परिणाम एक परिमेय संख्या ही होती है। क्लियर है। तो आइए अब हम तीसरा पॉइंट पर बात करेंगे। चौथा पॉइंट लिखाएंगे, तीसरा तो हो गया। तो चौथा पॉइंट है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, कि परिमेय संख्या को जब हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो वह जो है किस प्रकार का होगा, किस तरह का आएगा। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह 2 तरह का होता है। एक होता है
शांत का ही दूसरा नाम है अवसानी। शांत दशमलव प्रसार को ही क्या कहते हैं? अवसानी दशमलव प्रसार। और एक होता है अशांत। अशांत का ही दूसरा नाम है अनवसानी। अशांत का क्या नाम है? अनवसानी। तो एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। तो अशांत में दो टाइप है। अशांत दशमलव प्रसार का दो रूप है, दो प्रकार है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब हुआ कि किसी पैटर्न का जो है उसमें पुनरावृत्ति होता है, मतलब दोहराते रहेगा, वही पैटर्न जो है बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो उसी को कहते हैं आवृत्ति। ठीक है। और अनावर्ती का मतलब है कि उसमें किसी पैटर्न का जो है पुनरावृत्ति नहीं होता है, उसमें हमेशा अलग अलग ही पैटर्न बनेगा, उसमें पुनरावृत्ति नहीं होता है, इसीलिए उसमें लगा हुआ है अनावर्ती। तो ठीक है। तो मात्र अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का होता है। क्लियर है। तो देखिए टोटल यदि देखा जाए तो दशमलव प्रसार तीन तरह का हो गया। एक हो गया शांत, एक हो गया अशांत। अशांत में दो हो गया, इसीलिए 2 1 3। तो एक हो गया शांत, एक हो गया अशांत आवर्ती, एक हो गया अशांत अनावर्ती। ये 3 दशमलव प्रसार होते हैं, 3 तरह के। 3 में 2 तरह का जो होता है वह परिमेय संख्या का होता है और एक जो है वह अपरिमेय संख्या का होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती दोनों होता है। ठीक है। तो अब इसी पॉइंट को लिखाएंगे। लिखिए, एरो देकर लिखिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत का ही दूसरा नाम क्या है? अवसानी। क्या कहते हैं इसको? अवसानी। शांत का दूसरा नाम है अवसानी। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति होता है। तो अशांत का दूसरा नाम है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। तो अशांत का दूसरा नाम क्या है? अशांत का दूसरा नाम है अनवसानी। तो इसीलिए हम ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। तो अशांत आवृत्ति को ही क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती कहते हैं। क्लियर है। तो परिमेय संख्या का यहाँ पे छूट गया। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती दोनों होता है, दोनों होता है। क्लियर है। तो अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है और अशांत आवर्ती कैसा होता है। आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 3/2 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम दशमलव रूप में लाएंगे तो जैसे देखिए 3/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से 3 को क्या करना है? विभाजित करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो 2 से जब 3 को विभाजित करेंगे तो एक बार में लगेगा। तो 3 में 2 का कितना हुआ? 1। अब देखिए 2 से छोटा हो गया शेष। तो अब क्या करना है? यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। दशमलव बैठाए तो इसके बदले में यहाँ क्या आएगा? 1 0। अब 2 5 10। ये जो है अब पूरा का पूरा कट गया। तो यानी कि 3/2 को जब हम दशमलव रूप में लाते हैं, बदलते हैं, तो कितना आता है? 1.5 आता है। कितना आता है? 1.5। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो है, दशमलव के कुछ स्थान बाद जो है भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गया है, यानी कि उसके बाद जो है पूरा कट गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। तो यदि इस तरह का भागा हो, इस तरह का दशमलव प्रसार हो, तो इसे कहते हैं शांत। इसी को क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्लियर है। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या होना चाहिए? तो दशमलव के कुछ स्थानों के बाद जो है शेषफल 0 आ जाना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण देखिए। जैसे
5 ऊपर ले लेते हैं 6, 6/5 है, तो 6/5 जो है इसका दशमलव प्रसार जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसका भी शांत होगा। ये ट्रिक बताएंगे अभी। जैसे 5 से 6 को डिवाइड करना है तो एक बार में लगाएंगे यहाँ 5, 6 से 5 गया 1। अब देखिए शेष फल जो है 5 से छोटा है तो यहाँ देंगे दशमलव, तो दशमलव दिए तो यहाँ इसके बदले में क्या आएगा 0, तो 5 दूना 10, यानी ये भी कट गया, 0 आ गया शेष फल। तो अब बताइए यह भी जो है दशमलव के एक स्थान के बाद क्या हो गया, भाग, ये जो भाग की प्रक्रिया थी ये समाप्त हो गया, यानी कि शेषफल 0 आ गया। यानी यह जो 1.2 है, 1.2 आया, यह क्या हुआ, यह शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि दशमलव के कुछ स्थान के बाद भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, यानी शेषफल 0 आ जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कैसा, शांत दशमलव प्रसार। तो अब शांत दशमलव प्रसार को आप पहचान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आती है किस पर, तो अशांत आवृत्ति पर, कि अशांत आवृत्ति के साथ दशमलव प्रसार है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अशांत आवृत्ति, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए क्या, एक परिमेय संख्या ले लिए, जैसे 6 ले लेते हैं 6/14। तो 6/14 को जब सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो कटेगा, तो ऐसे पहले इसको सिंप्लीफाई वाला ही लेते हैं रूप। जैसे ले लेते हैं हम 7/3 ले लिए, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7/3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब इसको जब हम क्या करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे 7 को, तो दशमलव प्रसार देखिए कैसा आता है। 3 से विभाजित करना है किसको, 7 को। अब बताइए 3 दूना 6, तो 7 में 6 गया, कितना बचा, एक बचा। अब देखिए एक जो है 3 से छोटा है, यानी कि अब भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव देंगे, तो इसके बदले में यहाँ क्या आएगा, 1 0। तो अब बताइए 3 तिया 9, 3 बार में लगाए तो 10 में से 9 गया, कितना शेष आया, 1 आ गया शेष ना। अब देखिए यहाँ भी शेष 1 आया था और यहाँ भी शेष 1 आ गया, यानी शेष फल जो है वह बराबर आ रहा है। यानी कि अब यदि यहाँ दशमलव तो दे चुके हैं, इसके बदले में 1 0 आएगा यहाँ पर, तो फिर लगाएंगे तो 3 तिया 9, फिर देखिए शेष फल कितना बचा, 1। वही बात दशमलव दिया हुआ है तो यहाँ फिर 1 0 आएगा, तो फिर लगाएंगे 3 तिया 9, तो फिर देखिए यहाँ पर जो है शेष फल 1 बच रहा है। यानी कि यहाँ जो है 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 जो है बार बार आ रहा है, इसका क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। यानी कि यही दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दशमलव प्रसार जो है कभी समाप्त नहीं होगा, यह अनंत तक जाएगा। इसको जब हम विभाजित करेंगे और इस भाग की प्रक्रिया को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो यह कभी समाप्त नहीं होगी, यह अनंत तक जाएगी। यानी कि यहाँ जो है 3 जो है आते रहेगा, अनंत तक, अनंत बार आएगा। तो यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि 3 का ही बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो है पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि ये जो पुनरावृत्ति हो रही है इसको बार बार नहीं लिखना पड़े, इसके लिए क्या सिंबल बनाया गया, चिन्ह बनाया गया है कि जिस संख्या का पुनरावृत्ति हो या जिस पैटर्न का पुनरावृत्ति हो उसके ऊपर रेखा चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रेखा चिन्ह लगा देते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पैटर्न का या इस संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर है? जैसे 2.3 इसका क्या आया, 2.33333, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, तो ये अनंत तक जाएगा। ये जो है दशमलव प्रसार आया 7/3 का, तो ये 3 बार बार लिखना ना पड़े, इसके लिए सिंबल बनाया गया है कि इसको सीधा इस तरह से लिख दीजिए 2.3 का। चूंकि यहाँ क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति, तो 3 के ऊपर रेखा लगा देना इस तरह से। क्लियर है? तो इसी दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती। इसी को क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। यह जो दशमलव प्रसार आया यह अशांत आवर्ती है। तो अब बताइए यह भी तो परिमेय संख्या ही है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, यह एक परिमेय संख्या है। और पहले जो बताए थे हम, जैसे 3/5 ही ले लेते हैं, तो यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार कितना आता है, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा कितना, देखिए दशमलव यहाँ देंगे 0 आएगा, 5 6 का 30, यानी खत्म हो गया। ये 0.6 आ रहा है, 0.6। अब बताइए यह भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या ही है, पर इसका दशमलव प्रसार
ऐसा आता है और इसका ऐसा आता है, यानी कि 3/5 का जो दशमलव प्रसार है वह 0 के दशमलव के एक स्थान के बाद जो है समाप्त हो गया, और 7/3 का जो दशमलव प्रसार है वह दशमलव के बाद जो है अनंत तक जा रहा है, समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो इस दशमलव प्रसार का ही नाम हुआ अशांत आवर्ती। इसको क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे इसको? अशांत आवर्ती। और यह जो 0.6 है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शांत। क्लियर है? तो इस तरह से परिमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। क्लियर है? अब बात करेंगे 5वां टॉपिक, और यह लास्ट टॉपिक है और यह बेहद जरूरी है। यह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। तो 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है कि यह तो हुआ कि भाग की प्रक्रिया द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा और किसका शांत होगा। तो यह जब हम डिवाइड करेंगे या जब हम विभाजित करेंगे तब पता चलेगा। बिना विभाजित किए भी पता कर सकते हैं, बिना विभाजित किए भी पता कर सकते हैं। उसके लिए ट्रिक है, उसी को अब हम लिखाएंगे 5वां पॉइंट में। तो एरो देकर लिखिए। तो 5वां पॉइंट क्या है कि जब हम परिमेय संख्या के हर को, परिमेय संख्या जब अभी बताए थे कि परिमेय संख्या बराबर अंश बटा हर, तो नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो चूंकि अभाज्य संख्या बता चुके हैं, जब हम गुणनखंड निकालेंगे हर का और वह गुणनखंड किस रूप में होगा? तो अभाज्य संख्या के रूप में होगा। तो उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं उसको? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आइए उसको भी अभी समझाते हैं। पहले लिखिए कि परिमेय संख्या के, यहाँ लिखिए, जब हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2m यानी 2 का पावर m हो, 2 का पावर m हो, या 5 to the power n यानी 5 का पावर n हो, या 2 का पावर m और 5 का पावर n और 5 to the power n दोनों हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा और यदि इसके अलावा, किसके? तो 5 to the power n और 2 to the power m, 5 to the power n और 2 to the power क्या है? m है, और 5 का पावर कितना है? n। यानी कि 5 to the power n या 2 to the power m, दोनों में से अगर यदि कोई और अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तब जो है उस केस में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो वही बात यहाँ लिखना है कि यदि इसके अलावे अन्य अभाज्य संख्या हो
अन्य आवाज संख्या हो तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जब हर के आवाज गुणनखंड में सिर्फ 2 का पावर m हो या 5 का पावर n हो या 2 का पावर m और 5 का पावर n दोनों हो, तो इस केस में जो है दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि इसके अलावा यानी 2 का पावर m भी है और उसके अलावा 3 आ गया, उसके अलावा कोई अन्य आवाज संख्या आ गया, जैसे 3 आ गया या 5 आ गया, ये 5 रहेगा तो कोई बात नहीं है, तब तो शांत ही होगा। यदि 2, 5 के अलावा अदर कोई आवाज संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 9 आ जाए, 7 आ जाए, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत आवर्ती होता है। इसको आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे लिए 7/2। 7/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब बताइए हम क्या लिखाएं कि जब हर के आवाज गुणनखंड में, हर कौन है? नीचे वाला, तो हर के स्थान पर देखिए 2 है, तो 2 तो एक आवाज संख्या है ही, तो यहाँ आवाज गुणनखंड इसका निकालने का जरूरत नहीं है, चूंकि 2 है तो क्लियर है, यहाँ 2 आ गया है आवाज हर के आवाज गुणनखंड में। चूंकि 2 का जब गुणनखंड निकालते हैं फैक्टर, थोड़ा इसको भी देख ही लीजिए, जब गुणनखंड निकालेंगे 2 का तो क्या सब आएगा? 1 और 2 आएगा कि नहीं? अब बताइए 1 और 2 में आवाज संख्या कौन है? तो आवाज संख्या तो मात्र 2 है, इसके अलावा कोई आवाज संख्या है नहीं। एक तो ना आवाज है और ना भाज्य है, तो 2 मात्र है आवाज संख्या, तो यहाँ तो 2 है ही, इसीलिए 2 क्या है? एक आवाज संख्या है, तो यानी कि 2 का आवाज गुणनखंड क्या होगा? मात्र 2 ही होगा। तो अब देखिए यहाँ लिखाए हैं कि यदि सिर्फ 2 का पावर m हो, तो यानी आवाज गुणनखंड जब हम 2 का किए, 2 का जब हम अभी गुणनखंड लिए, 2 का क्या लिए? अभी गुणनखंड लिए, तो कितना आता है? 1, 2, जिसमें 2 क्या है? आवाज संख्या है, तो यानी हर का जब आवाज गुणनखंड करते हैं तो मात्र 2 आता है। तो यहाँ लिखा है कि यदि केवल 2 भी रहे, सिर्फ 2 रहेगा, तो इस केस में भी जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि इसको 7/2 का जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या आएगा? शांत आएगा। 7/2 को देखिए, इसको निकाल कर दिखाते हैं, तो 2 तिया 6 लगेगा, यहाँ 7 में 6 का कितना? शेष 1 बच गया। अब देखिए यहाँ 1 जो है 2 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो इसके बदले में आएगा यहाँ 0, तो 2 5 10, पूरा कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो यानी यह जो 3.5 है कैसा दशमलव प्रसार है? तो शांत है। तो यहाँ से क्लियर है कि जिस परिमेय संख्या के हर के आवाज गुणनखंड में सिर्फ 2 का पावर m हो, केवल 2 का पावर m है तो भी शांत होगा, या फिर 5 का पावर n आ जाएगा तो भी शांत होगा, या दोनों आ जाए, 2 का पावर m भी हो और 5 का पावर n भी हो, तो दोनों केस में भी शांत ही होगा। अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अदर कोई आवाज संख्या आ जाए तो उस केस में दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या लिए 8/9 ले लेते हैं, 8/9 ले लिए, क्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए हर में क्या है? 9 है, तो 9 का क्या करना है? आवाज गुणनखंड, तो 9 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 3 तिया 9, तो 9 का आवाज गुणनखंड क्या आता है? 3 × 3 आया कि नहीं? बताइए इसमें 2 है? नहीं है। 5 है? तो नहीं है। तो 8/9 का जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो यह अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। आप निकाल सकते हैं, इसको जो है निकाल कर चेक कर सकते हैं भाग प्रक्रिया द्वारा। तो 8/9 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो अशांत आवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि हर के आवाज गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। अगर सिर्फ 2 रहता, अभी यदि 2 रहता फिर भी यह जो है अशांत आवर्ती होता। यदि इसमें 5 रहता फिर भी अशांत आवर्ती होता। यदि 2, 5 दोनों रहता फिर भी अशांत आवर्ती होता। क्यों? क्योंकि शर्त यह है कि आवाज गुणनखंड में सिर्फ 2 रहना चाहिए।
या सिर्फ 5 रहेगा या 2 5 दोनों रहेगा, इसके अलावा और कोई नहीं रहना चाहिए, तब शांत होता है। अगर इसके अलावा कोई आ जाए, अभाज्य गुणनखंड में कोई अदर अभाज्य संख्या आ जाए, तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये क्लियर है। इसके बाद जैसे ले लेते हैं 3/16 ले लिए 16, 3/16 लिए हैं, यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो क्या करेंगे, तो नीचे जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, यानी 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इसी को लिखते हैं क्या, 2 का पावर 4। तो ये जो 4 है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं, 2 का पावर m लिखे हैं, 2 का पावर m, यानी कि m जो है कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। n क्या होगा, तो n कोई प्राकृत संख्या होगा। क्लियर है, जहाँ m और n क्या है, दोनों कोई प्राकृत संख्या है। क्या है mn, कोई प्राकृत संख्या। क्लियर है। अब देखिए 16 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया है, केवल इसमें 2 ही है, क्या है, 2 है, यानी कि इसका जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो आएगा शांत। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि सिर्फ 2 का पावर m रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, या सिर्फ 5 का पावर n रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, या दोनों आ जाए, 2 5 दोनों आ जाए। जैसे एक उदाहरण और लीजिए, एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 3/10 है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 10 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 5 10, यानी कितना आता है, तो 2 गुना 5 आया। अब देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है 5 भी है, यानी दोनों आ रहा है, यहाँ पर दोनों है। तो वही बात यहाँ लिखे हैं कि या 2 का पावर m और 5 का पावर n दोनों हो, तो यहाँ दोनों आ गया तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस केस में भी दशमलव प्रसार शांत होगा, आप निकाल कर देख सकते हैं। 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ दशमलव पड़ेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 10 3 30 आ गया, शेषफल 0, यानी कितना आता है इसका दशमलव रूप में, तो 0.3। बताइए शांत है कि नहीं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो 2 का पावर केवल m रहेगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, तो भी शांत होगा दशमलव प्रसार, या हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 का पावर n आ जाए, केवल एगो ऐसा लेते हैं 5 वाला, जैसे लीजिए 3/25, 3/25 यह क्या है, 3/25 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। अब देखिए 3/25 में नीचे हर के जगह पे क्या है, 25 है, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इस तरह से 5 25। तो अब बताइए 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना आता है, तो 5 गुना 5, 5 भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर इसी 5 गुना 5 को इस तरह से लिखते हैं, 5 का पावर 2, तो ये 5 का पावर 2 हो गया इस। अब बताइए यहाँ सिर्फ क्या है, 5 है, तो अभाज्य गुणनखंड में जो है सिर्फ 5 है, तो इस केस में भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए यदि 5 के अलावा जो है 3 आ जाए, जैसे एक एग्जांपल देखिए कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, 3/, दूसरा लेते हैं 4/, जैसे हम 75 कर देंगे यहाँ पर, यह भी एक परिमेय संख्या है, पर इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत आवर्ती होगा। कैसे हुआ, देखिए 75 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से पहले 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 25 या 75, फिर 5 से खाएगा 25 25, तो 75 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आता है वह है 3 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ देखिए 5 तो है, 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा जो है दूसरा अभाज्य संख्या आ गया 3, जो कि शर्त में नहीं है, शर्त में नहीं है, तो यानी कि 3 नहीं होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता, पर यहाँ 3 आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है।
तो आज के क्लास में इतना ही। तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम बताएंगे अपरिमेय संख्या। वहाँ पर हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो इस क्लास में, इस वीडियो में परिमेय संख्या तक ही रहेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।